हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। ठीक है, फिर आज दोबारा से सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट क्लास में हमने क्या गैल्वेनिक सेल सारा पढ़ लिया था। गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल हुआ करता था जहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो होती नहीं है, तो उन रिएक्शन को हम जबरदस्ती करवाते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोलिटिक एक ऐसा सेल होता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो लिखो इट इज अ सेल, इट इज अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं ई लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी के होने या ना होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहीं पे अगर केमिकल एनर्जी हो रही है मतलब रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन हो सकता है अपने आप हो, अगर अपने आप हो रही है तो केमिकल एनर्जी वहां पहले से है, और रिएक्शन अगर अपने आप नहीं हो रही तो वहां पे केमिकल एनर्जी नहीं है। अब अगर वहां पे केमिकल एनर्जी लानी है जहां रिएक्शन हो नहीं रही अपने आप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, केमिकल एनर्जी से। मतलब यहाँ पे हम फोर्सफुली उस रिएक्शन को कराने में उसको मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं भाई। इससे पहले मैं आपको ना इलेक्ट्रोलिसिस समझाने से पहले, इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझाने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स समझाऊंगा इसके। वो बेसिक्स आगे आपको हेल्प करेंगे पूरा प्रोसेस समझने में। तो याद है देना, मान लो आपके पास एक सोडियम है, Na+ आयन है। ठीक है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो E0 होता है ना, E0 Na+ से Na जाने का वो क्या होता है, -2.71 वोल्ट। तो आप ये चेक करके देखना ये रिएक्शन, क्योंकि इसका E0 सेल जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव E0 सेल होने का क्या मतलब होगा कि रिएक्शन अपने आप नहीं होना चाहती, ऑब्वियस सी बात है। और रिएक्शन अपने आप नहीं होना चाह रही तो मैं क्या करूंगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा तो ये रिएक्शन होना चालू होगी। अब ये चेक करके देखो, इसका E0 -2.71 है। -2.71 का मतलब ये है कि अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको वोल्टेज दूंगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा 2.71 से ज्यादा, जैसे कि 2.72, 2.73 दूंगा, तो ये रिएक्शन होगी। अगर मैं बाहरी ऑपोजिट पोटेंशियल 2.71 से कम रखता हूं तो ये वाली रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहां ध्यान देना, मान लो एक Na है, ठीक है, एक Na+ आयन है। एक Na+ को एक Na में ले जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो वही अगर 1 मोल Na+ होता, 1 मोल Na+ होता तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और मेरे को क्या मिलता, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होता। अब मैं आपको ये बात है ना गैल्वेनिक सेल में बता चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप एक बार पिछली वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं। क्या चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, 1 फैराडे। तो क्योंकि यहाँ पे एक Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 1 मोल Na+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 96500 कूलम पर मोल। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, और ये 96500 ये जो वैल्यू होती है इसको मैं बोलता हूँ 1 फैराडे, 1F। तो यहाँ पर चार्ज कितना चाहिए Na+ को Na में ले जाने के लिए, यहाँ पे चार्ज मेरे को चाहिए 1 फैराडे। वही चेक करना भैया, एक Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 1 मोल को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे Mg+2 होता, क्या होता, Mg+2, तो Mg+2 को कितने इलेक्ट्रॉन देने होते हैं Mg में ले जाने के लिए, Mg में ले जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो एक Mg+2 को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो अगर ऐसे 2 Mg+2 होंगे तो 4 देंगे, 3 होंगे तो 6 होंगे, मतलब जितने हैं उसके डबल देंगे। तो अगर 1 मोल Mg+2 होंगे, कितने, 1 मोल Mg+2 होगा तो कितना देना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे कह रहा था, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलूंगा, 2 फैराडे। तो 2 फैराडे में ये जाकर के डिपॉजिट होगा। ये 1 मोल था तो यहाँ पे 1 मोल मिला, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे।
अब ये 1 मोल है तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा, जब आपने ये 1 मोल लिया है तो मिलेगा भी तो 1 मोल। मोलर मास अगर मैं Na की बात करूं, मोलर मास ऑफ सोडियम, ये कितना आता है भाई, ये आता है तकरीबन 23 ग्राम। तो और मैग्नीशियम का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इसका होता है 24 ग्राम। ऐसे ही मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, Al+3 को कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा कि ये Al में जाके कन्वर्ट होगा। जैसे +2 चार्ज था तो यहाँ पे 0 चार्ज में ले जाने के लिए 2 दिए, +1 चार्ज था 0 में ले जाने के लिए क्या दिया, 1 दिया। तो +3 चार्ज है तो 0 स्टेट में ले जाने के लिए कितने दूंगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है भैया। तो अब इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 27 ग्राम। भाई चेक करके देखना, देख सिंपल सी बात है यार, अगर छोटा बच्चा होगा तो वो कम रोटी खाएगा, बड़ा बच्चा होगा रोटियां ज्यादा खाएगा। तो जैसे एक हर बच्चे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी रोटियां खाएगा, तो छोटे बच्चों को अगर खिलानी हो तो सपोज अगर 1 रोटी खाता है तो 10 रोटी में 10 बच्चे खा लेंगे, लेकिन बड़े लोग थोड़े 10 रोटी में 10 आदमी खाएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक Na+ की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की थी तो 1 मोल की रिक्वायरमेंट 1 मोल हो गई, लेकिन यहाँ पर एक Mg+2 की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की थी तो 1 मोल की कितनी हो गई, 2 मोल। तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना, उतना चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 की रिक्वायरमेंट थी तो 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए कितना देना पड़ा, 1 फैराडे चार्ज, जबकि 2 मोल के लिए कितना देना पड़ता, 2 फैराडे। ऐसे 3 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, क्योंकि अगर ये 1 मोल Na+ लेता हूं तो ये कितने चाहिए होंगे, 3 मोल, और तब जाके ये 1 मोल डिपॉजिट होगा तो ये कितना चार्ज हो गया, ये हो गया 3 फैराडे चार्ज। ये वाली बात आपको समझ में आई। अब आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मान लो ये 1 मोल सब्सटेंस मिल रहा है सोडियम, ठीक है, 1 फैराडे चार्ज पे, और ये 1 मोल मिल रहा है 2 फैराडे पे। तो अगर मैं दोनों को 1 मोल 1 फैराडे चार्ज दे दूं तो ये तो 1 फैराडे चार्ज में 23 ग्राम ही मिलेगा, लेकिन ये 1 फैराडे, ये तो 2 फैराडे में 24 ग्राम मिल रहा है ना, तो 1 फैराडे में कितना मिलेगा, 12, और ये 3 फैराडे में कितना मिल रहा है, 27, तो 1 फैराडे में कितना मिलेगा, मोलर मास को किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। तो यहां पर ध्यान देना, सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम है तो 1 फैराडे देने में ये जितना मिल रहा है उतना मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू है ना तो यहाँ पे क्या होगा, 1 फैराडे देने में 3 टाइम्स कम मिलेगा। अब इस बात को समझना, एक चीज होती है कि आप जब तक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करते रहोगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, आपने चार्ज रोक दिए ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये ना फैराडे ने ये सारा समझाया था हमारे को, और फैराडे का एक लॉ होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का, कि जब तक आप करंट से चार्ज ट्रांसफर करते रहोगे, जैसे यहाँ पे जितना करंट देते रहोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे, तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये है कि आपको पता है रिडक्शन का काम जो होता है वो कैथोड पे होता है, तो कैथोड पे कोई मेटल तब तक डिपॉजिट होता रहेगा जब तक आप करंट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहोगे। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स को ही बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। शायद ये बात आपको ना पता हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक आप करंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहोगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही आपने करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद किया, रिएक्शन रुक जाएगी। इसको ना हम लिख लेते हैं, इसी चीज को क्या लिखते हैं भाई, यहाँ ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, क्या, द अमाउंट of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current
बाय अ करंट is proportional to the quantity of electricity passed, is proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte, through the electrolyte। अब इस वाले लॉ को ना पहले समझ भी लेते हैं कि ये एक्चुअल में इसने बोला क्या है। बच्चों यहाँ पर एक बात लिखी है कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगी किस पे, किसी भी इलेक्ट्रोड पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हम करा रहे होंगे उसमें जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसी करंट, जब आप करंट दोगे ना तभी होगा। देखो यहाँ ध्यान देना, आप सारे बच्चों को पता है कि करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स में होती है, टाइम की यूनिट सेकंड्स में होती है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर में। तो यहाँ ध्यान देना, हो सकता है करंट आप ज्यादा दो, हो सकता है करंट आप कम दो, ठीक है। कितना करंट आपने कितने टाइम के लिए दिया है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज आ जाएगा। सपोज करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर है और आपका टाइम जो है वो है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का क्या मतलब हो गया, 60 इंटू 10 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया 600 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका 1.5 एम्पियर करंट था, ठीक है, 600 सेकेंड्स के लिए, तो 1.5 एम्पियर 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मैं किससे, 600 से, तो ये मेरा Q आ जाएगा कूलम्स में चार्ज। तो कितना आ गया, ये 900 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है भैया, 900 कूलम चार्ज आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो करंट की वैल्यू आपकी होती कितनी, करंट की वैल्यू होती 5 एम्पियर, लेकिन टाइम सिर्फ होता 1 सेकेंड। देख भाई कहाँ करंट ज्यादा था, करंट यहाँ पर कम है 1.5 एम्पियर, और यहाँ पर टाइम कितना है 1.5 एम्पियर, 10 मिनट के लिए दिया, मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 900 कूलम। लेकिन करंट अगर मेरा 5 एम्पियर है और चार्ज अपॉन टाइम, टाइम मेरा मात्र 1 सेकेंड है, तो करंट इंटू टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 1 इतने कूलम आ गया। तो चेक कर भाई, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज आया, जबकि यहाँ पर क्या है 900 कूलम चार्ज आया। तो देखो सिर्फ इस बात से मैटर नहीं करता कि आप करंट ज्यादा दोगे या कम दोगे। देखिए यहाँ पे करंट ज्यादा है, यहाँ पे करंट कम है, लेकिन सिर्फ करंट पे डिपेंड थोड़े कर रहा है कि रिएक्शन कितनी होगी। आप इतना करंट दे रहे हो, कितनी देर के लिए दे रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो भी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है which occur at any electrode during the electrolysis by a current, आप जो भी करंट दे रहे हो, चाहे वो कम दो चाहे आप ज्यादा दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उतनी ज्यादा आपकी रिएक्शन होगी। तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ था, आप इसको लिख लो अभी, आप इसको लिख करके तुरंत, ठीक है, मैं इसी वाले पार्ट को मिटाऊंगा, अभी उस वाले पार्ट की मेरे को जरूरत है। तो ये वाला जल्दी से लिख लो, फैराडेज लॉ, फिर इसके बाद मैं आपको फैराडेज का फर्स्ट के बाद फैराडेज सेकंड लॉ बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फैराडेज सेकंड लॉ, तो यहां पर लिख देते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। बच्चों याद आते हैं ना, यहाँ पे 1 मोल Na प्लस को 1 मोल Na में कन्वर्ट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए था। यहाँ 1 मोल मैग्नीशियम को 1 मोल Mg में कन्वर्ट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए था। तो भैया इसकी रिक्वायरमेंट 1 मोल होने के लिए, जिसका मोलर मास 24 होता है, 2 फैराडे रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पे 1 मोल होने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है, 1 फैराडे। तो अगर आप दोनों को 1 फैराडे दोगे तो कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, ये 1 फैराडे में 23 होगा और ये 1 फैराडे में जस्ट हाफ होगा ना इसका। अरे बोल भाई ये 24 है फिलहाल, 2 फैराडे देने में, तो 1 फैराडे चार्ज दोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ, इसका 12। तो सिंपल सी बात है, आप का अगर आप तीनों को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो जिसका एन फैक्टर कम है ना वो चीज ज्यादा डिपॉजिट होगी। ये वाली बात है ना, एक चीज पे डिपेंड करती है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यहां ध्यान दो, ये होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, यहां ध्यान दो, जैसे कि
यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो एन फैक्टर Na+ का 1 हो गया। यहाँ पे कितना है, 2 रिक्वायर्ड है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया 2। यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है 3, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया 3। तो यहाँ पर ध्यान देना मोलर मास, अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट मास, तो ये क्या हो जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर दैट इज 1। तो यहाँ कितना आएगा 23/1 इक्वल टू 23 ग्राम। यहाँ क्या आएगा, यहाँ चेक कर, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आपका आ रहा है कितना, ये आपका आ रहा है मोलर मास बाय एन फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे 24 बाय, भाई मोलर मास कितना है 24 है ना, 24/2 कितना हो गया 12 ग्राम। और यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंट मास तो कितना आ जाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हो गया भैया मोलर मास की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 9 ग्राम। तो अगर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 फैराडे दिया तो 23 डिपॉजिट, भाई यहाँ पे मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर है, 23 डिपॉजिट हो गया। जब यहाँ पर मैं 2 फैराडे दे रहा था तो 24 आ रहा था, अगर 1 फैराडे देता तो हाफ आता ना, तो मोलर मास बाय 2 डिवाइड करा 12 ग्राम आएगा। और यहाँ पे 3 फैराडे पे 1 मोल आ रहा था, तो अगर मैं 1 फैराडे देता इसको 1 फैराडे तो एग्जैक्टली 9 ग्राम डिपॉजिट होता। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सिंपल सी बात एक आपको बता रहा हूं, क्या सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप, छोटी सी बात है, आपका इक्विवेलेंट मास अगर कम आ रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट मास और ज्यादा आ रहा है, तो जिस चीज का इक्विवेलेंट मास ज्यादा होता है ना, अगर मैं जैसे मान लो भाई ये 3 फैराडे पे 27 दे रहा था, ये 2 फैराडे पे 24 दे रहा था, ये 1 फैराडे पे 23 दे रहा था, तो अगर मैं सबको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे, तो वो चीज ज्यादा डिपॉजिट नहीं होगी जिसका मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, वो चीज ज्यादा डिपॉजिट होगी जिसका इक्विवेलेंट मास की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। यहां पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कितनी आ रही है 23, यहां पे इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कितनी आ रही है 9 ग्राम। तो ये वही कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा, मेरी बात दोबारा सुनो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इक्विवेलेंट मास किसका ज्यादा है। तो ये वाली बात मैं आप सामने लिख देता हूं, दोबारा सुनो, मैं अभी एक बार फिर बता देता हूं, पहले लिख लो उसको, क्या द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, the amount of different, ये different पूरा लिख लेना, the amount of different substance, the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity, liberated by the same quantity of electricity at electricity passing through the electrolytic solution, passing में एक ऐसा आएगा ना, अरे भाई 2 है, passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights, are proportional to their chemical इक्विवेलेंट, ये वेट्स का मतलब यहाँ पर मास है, केमिकल इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और ये केमिकल इक्विवेलेंट में निकलता कैसे है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। कोई बोले कि भैया एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन
रिड्यूसिंग द कैटायन। ठीक है भैया, यहां पर ये बता रखा है कि एन फैक्टर, भाई देख सिंपल सी बात है, एन फैक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंट मास कम आएगा, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर तीनों को दे रहा हूँ तो वो चीज ज्यादा डिपॉजिट होगी जिसका एन फैक्टर कम होगा, मतलब इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा। ये वाली बात आप लिख लो। अब मैं आपको ना इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, देख हाँ सेकंड लॉ एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। मैंने सिंपल ये कहा कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है तो कौन सी चीज ज्यादा डिपॉजिट हो रही है, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है या जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है। तो वही कह रहा था, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम क्वांटिटी आपने तीनों में इलेक्ट्रिसिटी की पास करी तो वो चीज ज्यादा डिपॉजिट होगी जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। इज दैट क्लियर? ये वाली बात लिख लो। अब इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आपको समझ आ गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आपका डन हो जाएगा। ठीक है, लो भाई सामने ध्यान देना। ये कह रहा है आपको क्या कि एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट के लिए, करंट क्या था 1.5 एम्पियर। तो भैया 10 मिनट और 1.5 एम्पियर में कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने पास करी होगी। तो क्या रहा है, व्हाट मास ऑफ कॉपर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन आपका है, ध्यान दो, जैसे आपको पता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें सल्फेट पे -2 और कॉपर पे क्या होता है +2 चार्ज। तो अगर कॉपर पे +2 चार्ज है तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, कॉपर पे +2 चार्ज है तो उसे कॉपर में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक आयन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 2 फैराडे। ठीक है भैया, तो अब इसको कैसे करेंगे यहाँ ध्यान देना। अच्छा यहाँ ध्यान दो, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5 एम्पियर। टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 मिनट्स। और अभी हमने सॉल्व करके देखा था 10 मिनट्स में कितने हो गए? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में होता है तो 16 × 10 सेकंड्स, 600 सेकंड्स आ गए। ठीक है, तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? करंट इनटू टाइम, कितने कूलम आ गई? तो ये आ गए 900 कूलम, ये चार्ज आ गया। अब यहाँ ध्यान दो भाई, 2 फैराडे चार्ज में ये 1 मोल होगा। कॉपर का मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास ऑफ कॉपर, वो आई थिंक 63.5 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, 2 फैराडे चार्ज में इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो 900 कूलम अगर चार्ज होगा तो कितना होगा? 2 फैराडे चार्ज में आपको बता देते हैं कितना होता है। 2 फैराडे गाइस, 1 फैराडे कितना होता है? 96500 कूलम। तो 2 फैराडे कितना होगा? 2 × 96500 कूलम। ये कितना हो गया? 1,93,000। इतना ही हो गया, हाँ इतने कूलम होगा। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, और यहाँ पे है अमाउंट ऑफ चार्ज। ये मास ग्राम्स में है और चार्ज किस में है? चार्ज आपका कूलम में है। तो यहाँ ध्यान देना, 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है 1,93,000। तो कितना मास डिपॉजिट होगा जब मेरे पास मात्र 900 कूलम है? ये टेबल बना ली हुई है ऐसी, ये बना लो टेबल। तो आप रेशोज इनके बराबर कर देंगे, 63.5 डिवाइडेड 1,93,000 इज इक्वल टू x अपॉन में 900। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई? 63.5। ये तो आप कैलकुलेट कर लो यार, है ना, बाय 1,93,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और इसका आंसर मैं सिंपल लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.2938। क्या आ रहा है? 0.2938 ग्राम्स। इतना कॉपर आपका डिपॉजिटेड होगा। इस क्वेश्चन को लिख लेना भैया,
इसको लिख लो। कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मेरे को बताओ। बाकी ये टॉपिक आपका फैराडे लॉ वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही होता है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो हम करंट देके करवा देते हैं भैया। करंट देके तो हम बहुत सारे काम करा देते हैं यार, जैसे पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता तो मोटर लगा के चला देता हूं, मोटर करंट से ही तो चलती है। तो यहां पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नेक्स्ट टॉपिक, इसे लिख लो, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आपको समझाऊंगा। पहले प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, पहले ये बात तो आपको बता देता हूं, याद ध्यान दो। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अब ना मैं POE शॉर्ट में लिख दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन पहला ये डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप इलेक्ट्रोलाइज कुछ कर रहे हो, आंसर बिल्कुल कुछ अलग आ गया, रिलेटेड उसी से आएगा। तो सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। भाई आप जो चीज इलेक्ट्रोलाइज करोगे प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड आएंगे, सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है। सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। पता है इलेक्ट्रोड्स ना दो टाइप की होती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप की होती है, दो। एक होती है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होती है नॉन रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट क्या होता है, जो रिएक्ट ना करे। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट टू लास्ट में आपको बताया था लेक्चर 1 में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, तो ऊपर हाईली रिएक्टिव था और नीचे क्या था, लीस्ट रिएक्टिव। तो नीचे से बस दो जो है ना वो इनर्ट है, बाकी सारे क्या कंसीडर करते हैं, रिएक्टिव। तो आप यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने करी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में से दो एलिमेंट सिर्फ लो आप, कौन कौन से, एक लो गोल्ड और एक लो प्लैटिनम। सिर्फ ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं जो इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, बाकी सारे क्या है, ऑल अदर एलिमेंट आर रिएक्टिव, ठीक है, आर रिएक्टिव। सिर्फ ये, ठीक है, ऑल अदर एलिमेंट आर रिएक्टिव एक्सेप्ट कौन कौन सा, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनको छोड़ के सारी रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को इलेक्ट्रोड का काम बताता हूँ। इलेक्ट्रोड का काम होता है चार्ज को इधर से उधर करना, मतलब कंडक्शन का काम होता है। इसका काम रिएक्शन में इंटरफेयर करना नहीं होता। हमारे को पता है प्रेफर क्या होती है, हमारे को प्रेफर तो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड, लेकिन तो महंगी आती है, गोल्ड भी महंगा है, प्लैटिनम भी महंगा है, लेकिन ठीक है महंगा है, यूज तो करना है ये रिएक्शन कराने के लिए। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में नहीं लेता। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड लिखवा देता हूँ। क्या फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स आर ओनली देयर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर ओनली देयर फॉर कंडक्शन पर्पस, ठीक है। सो वी प्रिफर, ध्यान देना, सो वी प्रिफर की बात कर रहा हूं भाई। सो वी प्रिफर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है भैया। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेरे को पढ़ने कितने टाइप के हैं, दो मटेरियल हैं जो मेरे को एनसीईआरटी में दे रखे हैं पढ़ने हैं। एक है मोल्टन NaCl, एक है एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl याद देना, वी हैव टू स्टडी
study two types of product of electrolysis. We have to study product of electrolysis for first क्या molten NaCl और second क्या AQUEOUS aqueous NaCl. मोल्टन NaCl क्या होता है ये बात समझना, नमक लो, नमक को हीट करते जाओ सॉलिड स्टेट में एक टाइम तो पिघल जाएगा, तो जिस टाइम पे वो पिघल जाएगा वो हो गया इसका मोल्टन NaCl स्टेट। तो ले भैया पिघला हुआ नमक। अरे भाई क्या होता है मोल्टन NaCl? मोल्टन NaCl होता है नमक को पिघला दो। एक्वस NaCl क्या होता है? नमक लो, पानी में मिक्स कर दो। तो नमक पानी में मिक्स कर दिया तो नमकीन पानी बन गया, और यहां पे सिर्फ नमक को पिघला दिया, ये है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करा रहा हूं, मोल्टन NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहला अब हम फर्स्ट केस को डिटेल स्टडी कर रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी। तो यहां पर ध्यान देना भाई, मोल्टन NaCl, ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसा। इसके अंदर मैंने क्या करा, पिघला हुआ NaCl डाल दिया, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाई, ठीक है, और यहाँ करंट सप्लाई किया। बैटरी होती है, बैटरी के दो पार्ट होते हैं, प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है, करंट इधर की साइड जाता है और इलेक्ट्रॉन्स उधर की साइड। तो अब इधर की साइड इलेक्ट्रॉन्स भाग करके आएंगे, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज दे देंगे, नेगेटिव, बहुत सारा क्या दे देंगे, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले पे कौन सा चार्ज दे देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लस से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव चार्ज। यहां पर कैथोड का कौन सा साइन होता है, यहाँ पे कैथोड का नेगेटिव साइन होता है, जबकि मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में ये बताया था कि वहां पे कैथोड का पॉजिटिव साइन होता था। क्यों होता था ये बात भी बताई थी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एनोड का कौन सा साइन है, पॉजिटिव। अच्छा, एनोड पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। इस वाले सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, हाँ ये बात कंफर्म है, एनोड चाहे इस सेल की हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल की हो, होता दोनों पे ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिया और इसके अंदर आयंस डाल दिए, कौन कौन से, पिघला हुआ, किसका पढ़ रहा हूं मैं, मोल्टन NaCl का। तो यहाँ पे मैंने लिया Na+ और Cl-, बहुत सारा डाल दिया। तो अब ये चेक करो भाई, कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है यार, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को, तो ये इसकी तरफ जाएगा। तो Cl नेगेटिव जा रहा है एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन कराने, और सोडियम जा रहा है कैथोड पे अपना रिडक्शन कराने। मैं मना कर रहा हूं मत जा, लेकिन नहीं, जहां पॉजिटिव ने देखा नेगेटिव चार्ज, आप लाख उसे मना कर दो भाई, वो जाएगा ही जाएगा, चाहे बेशक वो जाके रिड्यूस हो जाए, मर जाए। ठीक है, वो जा रहा है उधर रिड्यूस होने के लिए। तो यहां पर ध्यान दो भाई, कैथोड की रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कैथोड की रिएक्शन हुई, ये रहा Na+, ये लिया वहां जाकर के एक इलेक्ट्रॉन और वो कन्वर्ट हो गया Na सॉलिड में। ठीक है, और पता है इस रिएक्शन का E0 जो होता है क्या, Na+ से क्या, Na वाला ये होता है -2.71 वोल्ट। अब तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, मान लो कोई रिएक्शन है जिसका E0 है -1 और कोई है जिसका E0 है -2, तो कौन सी रिएक्शन करानी मुश्किल है। देखो वैसे तो दोनों ही रिएक्शन होना नहीं चाहती, क्यों, क्योंकि एक का -1 है और एक का -2 है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को कराना हो तो -1 वाले को 1 से जस्ट ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और -2 वाले को 2 से ज्यादा। तो किसको कराना डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली बात है 2 वाले को, क्योंकि 2 वाले में मेरे को 2 वोल्ट पोटेंशियल देना पड़ रहा है और -1 वाले में सिर्फ 1 वोल्ट देना पड़ रहा है, 1 से हल्का सा ज्यादा। तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना पोटेंशियल, उसको उतना ज्यादा मेरे को पोटेंशियल देना पड़ेगा करवाने के लिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल Na+ है, उसे Na में ले जाने के लिए भाई 2.71 से हल्का सा ऊपर दे दो, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड क्या होता है, तो आप बोलोगे सोडियम मेटल। क्या होता है गाइस, सोडियम मेटल। इज दैट क्लियर, ये आप लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, एनोड पर आ जाओ। एनोड में आपको पता है Cl नेगेटिव है,
भाई सिंपल सी बात है, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। Cl नेगेटिव जब गया है इसके पास तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देगा और ये Cl एज इट इज हो जाएगा। तो Cl कभी अकेला नहीं रहता, वो हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका E नॉट कितना है? इसका E नॉट Cl माइनस से Cl2 कितना है? ये है माइनस 1.36 वोल्ट। तो उसको 2.71 से ज्यादा देना पड़ रहा था, इसको 1.36 से ज्यादा दूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ले भैया चेप ले, एट एनोड ये आपका हो जाएगा Cl2 गैस। तो कुल मिला के आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा दिया। भाई नहीं समझ आए तो प्लीज बताना, ठीक है, कमेंट्स करना, ना समझ में आए तो, ठीक है, समझा दूंगा। यहाँ पर ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड सोडियम, कैथोड पे सोडियम मेटल आ गया और इस पे क्या आ गया? Cl2 गैस आ गया। तो एक्वस NaCl मुश्किल नहीं होता, आपको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगानी है, मोल्टन NaCl डालना है, Na प्लस Cl वो नेगेटिव वाले पे जाएगा, Cl माइनस पॉजिटिव पे। किस पे क्या चार्ज है? प्लस वाला, बड़े वाला बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव प्लस बनाएगा इसे, और छोटे वाला नेगेटिव बनाएगा इसे। बाकी रिएक्शंस अगर ना हो रही हो तो आप बताना। ये सिर्फ इतना है। पेपर में पता है क्या होता है, 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली पूछ देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं ऑफ मोल्टन NaCl। भैया मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं? तो कई बार आपको डायरेक्टली लिखना होता है, कैथोड पे सोडियम होता है और एनोड पर क्या होता है? Cl2 गैस होती है। यहाँ पे सोडियम मेटल होता है, ठीक है भैया। तो ये 1 मार्क में डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है कई बार, ये लिख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है भैया। चलो अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। जैसे आपको पता है कि जब आपको मोल्टन NaCl हो रहा था तो मोल्टन NaCl में सिर्फ कौन था? Na प्लस था और Cl माइनस था, और कोई आयन तो था नहीं। लेकिन एक्वस NaCl का क्या मतलब होता है कि आपने नमक लिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, और नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे तो अब सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस नहीं, वाटर भी तो आयंस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस, तो वहां पे वो भी आयंस होंगे। तो मोल्टन NaCl में सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस था। एक्वस NaCl में कौन होगा? एक्वस NaCl में वाटर से आएगा H प्लस और OH माइनस आयन, और NaCl से आएगा Na प्लस और Cl माइनस आयन, ठीक है भैया। अब यहां ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम, यहां पे बना रहा हूं इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर आयंस है काफी सारे। कौन कौन से आयंस होंगे? Na प्लस होगा, H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और कौन होगा? OH माइनस, ठीक है। तो अब ध्यान दो भाई, ये आपका क्या हुआ? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वाले पे क्या हो जाएगा? सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ले भाई नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस वाले पे सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज पे H प्लस और Na प्लस आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका कैथोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एनोड। वही एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना भाई, पहले कैथोड पे सिर्फ कौन जा रहा था? जब NaCl वाला था, मोल्टन NaCl, सिर्फ Na प्लस। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन हो गया। कंपटीशन किसका हो गया? Na प्लस भी जा सकता है और H प्लस भी जा सकता है, दोनों अब कंपटीशन करेंगे कौन जाएगा, ठीक है। तो जो भैया कम पोटेंशियल में हो रहा होगा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे, समझाता हूँ ये बात मैंने अभी क्या बोली, यहाँ ध्यान दो। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे आपका हुआ Na प्लस अगर जाकर के रिड्यूस होता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na में, Na प्लस जाता है, तो इसका E नॉट होता है Na प्लस से Na का माइनस 2.71 वोल्ट, और वही अगर H प्लस जाता है तो हाफ H2, तो इसका E नॉट होता है H प्लस से H2 का 0 वोल्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है रिएक्शन होने में दिक्कत कर रही है, खुद नहीं होना चाहती, तो मेरे को 2.71 वोल्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है? ये तो 0 वोल्ट, ना दोगे तो भी हो जाएगा। तो भाई सिंपल, या 0 से हल्का सा ऊपर दोगे, 0.1 वोल्ट भी दे दोगे तो हो जाएगा। तो कंपटीशन जब नहीं था तब तो भैया Na को ही रिड्यूस कराना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे Na नहीं आएगा, क्या आएगा? H2 गैस आएगी, ठीक है।
और एक चीज और, ये जो H प्लस है ये वाटर से आ रहा है ना, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता बेसिकली, आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चाहती है कि आप इस H प्लस को एज H प्लस ना लिखो, वाटर लिखो। तो चेक करके देखो, H प्लस अकेला है, उसे वाटर बनाने के लिए किस चीज की कमी पड़ रही है? OH माइनस की। तो एक H प्लस में एक OH माइनस जोड़ो, वाटर बन जाएगा। तो वही चीज है, इस H प्लस को H प्लस ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? वाटर। तो क्या करते हैं, ऐड OH माइनस, दिखाई दे रहा है? दिख तो रहा है। ऐड OH माइनस बोथ साइड। अरे यार ये वाली जो रिएक्शन है इसमें OH माइनस दोनों साइड ऐड करो, तो इधर H प्लस प्लस OH माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, उधर तो ये H प्लस और OH माइनस क्या बना देंगे? वाटर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH माइनस। मतलब वाटर में जितने H प्लस होंगे ना वो H2 में चले जाएंगे और OH नेगेटिव बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। तो इस रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहती है कि आप इस टर्म्स में मत लिखो, इसको उठा के इस टर्म्स में लिख दो डायरेक्ट। अरे ना ये लिखो ना ये लिखो, डायरेक्ट क्या लिख दो? एक रिएक्शन आपको ये वाली लिखनी है, एक रिएक्शन ये वाली लिखनी है, और इसका ई नोट आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि H प्लस जब H2 में जाता है तो 0 वोल्ट होता है। तो अब बता दो भाई कौन सा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैथोड पे? ये Na वाला या ये नखरे मार रहा है, नेगेटिव है ना, तो उसको 2.71 से ऊपर देना पड़ेगा वोल्टेज, इसको जस्ट 0 से हल्का सा धुआं हो जाएगा। तो भाई लिखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड इज क्या, कौन सा हो गया? ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है भैया। नेक्स्ट आते हैं एनोड पर। नेक्स्ट किस पे? एनोड पे आते हैं। एनोड वाला तसल्ली से समझना भाई, इसमें लोचा है थोड़ा सा, देख। एनोड, एनोड पे कौन अट्रैक्ट होगा? एक होगा Cl माइनस और एक होगा OH माइनस। यहाँ चेक करो, Cl माइनस अगर गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में जाएगा भैया? वो जाएगा हाफ Cl2 गैस में। और इसका ई नॉट जो होता है वो होता है Cl माइनस से Cl2 कितना? माइनस 1.36 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं OH माइनस अगर जाता है किसमें? O2 में। OH माइनस अगर O2 में जाता है तो हाँ भाई, तो OH माइनस किस में जाता है? O2 में जाता है। अब देखो ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस है, ये वाली भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये सब बैलेंस थी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले OH माइनस को O2 में बैलेंस करना आपको सिखा देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैं आपको बैलेंसिंग सिखा देता हूँ। ये रहा OH माइनस और ये रहा O2। एक वर्ड होता है MOHC, ठीक है, इसको हम पता है क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे मोह सी। जैसे मौसी होता है ना, मौसी, मौसी को हम क्या पढ़ेंगे? मोह सी। क्या ध्यान दो, वर्ड क्या है? मोह सी, मौसी ऐसे बोल देंगे। तो M का मतलब वैसे तो मेटल होता है, मेटल या नॉन मेटल। O का मतलब ऑक्सीजन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, और C का मतलब क्या होता है? C का मतलब चार्ज होता है। तो सबसे पहले चेक करो यहाँ कोई मेटल नहीं है, तो मेटल है ही नहीं, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? मेटल नहीं है तो O को करोगे। O यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट आ जा, O बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को करोगे। अब यहाँ पे कितने हैं? 2 OH नेगेटिव है, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, तो वहां पे आपको क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को 2 H प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये जो OH है इस OH पर 1 माइनस चार्ज है, -1, तो 2 OH पे कितने हो गए? -2 चार्ज, और यहाँ पर एक H पे +1 है, तो 2 OH पे कितने हो गए? +2। अब यहाँ पे +2 चार्ज है, 0 1 2 -1 -2, तो +2 चार्ज को अगर मेरे को -2 ले जाना है तो कितना नेगेटिव ले जाना है? 4 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन से जाता है, तो यहाँ पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही डालूंगा क्या बन जाएगा? +2 और -4, -2 हो गया, तो चार्ज मेरा बैलेंस हो गया। तो मोसी वाले तरीके से मैंने इसको पूरा बैलेंस कर दिया। देख, मेरे को ये वाली रिएक्शन पूरी कभी याद नहीं रहेगी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं क्या कि H प्लस गया था H2 में, तो OH माइनस जाएगा O2 में। अब OH माइनस O2 में कैसे जाएगा? OH माइनस O2 लिखो, पहले O बैलेंस करो, फिर H बैलेंस करो, फिर 4 बैलेंस करो, डन हो गया। अब एक चीज और, मैं यहाँ पर अगर ये वाली रिएक्शन लिखता हूँ तो जैसे कि H प्लस को मैंने किस में कन्वर्ट किया था? वाटर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही OH माइनस को भी किस में कन्वर्ट करूंगा?
वाटर में। तो 2OH माइनस गिव्स O2 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं कि यार इधर आप क्या कर दो, इधर आप वाटर कर दो। तो वाटर ऐड करने के लिए किस चीज की कमी पड़ रही है, ऐड 2H प्लस बोथ साइड। भैया एक H प्लस को जब एक OH माइनस दिया था तो एक वाटर आया था, तो 2OH माइनस को 2H प्लस दूंगा तो 2 वाटर आएगा। ऐड 2OH प्लस बोथ साइड। तो इस रिएक्शन में यहां भी 2H प्लस ऐड करो, 2OH माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स O2 प्लस 2H प्लस पहले से था, 2 और डाल दिया, 4H प्लस हो गया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया 2 वाटर इज इक्वल टू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, ये वाली रिएक्शन। तो अब इसको मैं ऐसे ना लिख के डायरेक्ट, देखो ये नहीं समझ आई तो मेरे को बताओ, और समझ आ गई तो अब आपको ये वाली रिएक्शन को ये नहीं लिखना, पहले ये लिख रही हो OH माइनस 2O2 फिर बैलेंस कर रहे हो, आपको डायरेक्ट ये वाली याद रखनी है। 2H2O goes to O2 प्लस 4H प्लस, देखा अलग अलग करना है, 2 वाटर लिया, 4H प्लस अलग कर दो, O2 अलग कर दो, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे लिख दो E नॉट। यहां पे ऐसे ही लिखेंगे कि OH माइनस गोज टू O2 क्या आया, माइनस 1.23 वोल्ट। ठीक है, ये आप लिखो, ये भी लिख लो, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। ठीक है, अभी और कॉन्सेप्ट इसका रहता है। चलो भैया ध्यान देते हैं कि आपने कैथोड वाले में क्या देखा था कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है उसे कराने में ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, मतलब 2.71 से ऊपर। इसका 0 है तो इसे 0.1 हल्का सा दूंगा तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, Cl2 देती है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, O2 देती है। ठीक है, तो देखा जाए ये माइनस 1.36 से अपोज कर रहा है और ये अपोज कर रहा है माइनस 1.23 से, कि मैं नहीं होऊंगा माइनस 1.23। तो इसको कराने के लिए 1.23 से हल्का सा ज्यादा देना है, लेकिन इसको कराने के लिए 1.36 से हल्का सा ज्यादा देना है। तो किसको ज्यादा पोटेंशियल देना है, 1.36 वाले को ज्यादा देना है, इसको कम देना है। तो अगर इसको कम देना है तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये बात आपको समझ आई? तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका क्या है, होना तो चाहिए कि एनोड पर O2 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1.23 में ही हो रहा है और ये 1.36 में हो रहा है। लेकिन पता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि, पता है एक्चुअल में सिनेरियो क्या होता है। सिनेरियो ये होता है कि मैं जैसे ही 1.23 वोल्ट से हल्का सा ज्यादा देता हूं ना, तो ये रिएक्शन होना चालू हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये होने में लगाएगी हजारों लाखों साल। तो हजारों लाखों साल लगाएगी तो बंदा वेट थोड़े करता रहेगा कि भाई तू ऑक्सीडाइज हो तो मैं O2 मेरे को मिले। भाई बात समझना मेरी, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो O2 मिले, इसके लिए कोई आदमी सालों साल थोड़े वेट करता रहेगा। अब जैसे ही हम इसे 1.23 से हल्का सा वोल्टेज ऊपर दे रहे होते हैं 1.24, वैसे तो हो जानी चाहिए थी, 24 दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन होना तो चालू हो जाती है, लेकिन बहुत स्लो होती है। काइनेटिक्स इसकी इतनी स्लो होती है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए मैं सोचता हूँ पोटेंशियल और दूंगा ना तो शायद जल्दी जल्दी होगी, पोटेंशियल और दूंगा तो शायद जल्दी जल्दी होगी। तो 1.23 की जगह 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर उसके बाद 31, 32, 34, 35 ऐसे देता रहता हूँ ना, तो पोटेंशियल मेरा अल्टीमेटली कितना पहुंच जाता है, 36 से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये तो अब भी तेज होती हुई नहीं दिख रही, ये फटाफट होना चालू हो जाती है। तो बात सिर्फ ऐसी है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो ये बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। होने या ना होने में तो यही अलाउड थी कि भैया प्रायर पे तो यही होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्लो इतनी थी ना कि इसको कराने के लिए मैंने और पोटेंशियल बढ़ाया और ये तो होती हुई दिखेगी, ये होना चालू हो गई। तो यहां पर लिखो भैया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड होता है क्या, Cl2 गैस। होना किसे चाहिए था, होना इसको चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसको कम पोटेंशियल में ही हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन ये कम में हो तो रहा है, मैंने मान लिया। यार मान ले कोई आदमी आपको एक गाड़ी दे रहा हो, कहता कि भाई मैं 5 लाख में नहीं, मैं आपको गाड़ी 1 लाख रुपए में मात्र दे दूंगा, लेकिन मैं दूंगा 50 साल बाद। तो भाई वो 1 लाख रुपए में गाड़ी तुम लेके क्या करोगे, 50 साल बाद मिलेगी, तू कहेगा रहने दे भैया, इतना कौन वेट करेगा, तब तक मैं क्या करूंगा, बिना गाड़ी के रहूंगा। तो बात सिर्फ वही है, ये रिएक्शन 1.23 वोल्ट से हल्का सा ज्यादा मांग रही है होने के लिए, ठीक है हो जाएगा, लेकिन ये इतनी स्लो है ना कि मैंने 1.24 दिया ना, ये होती दिख नहीं रही। मैं बैठा हूं 4 घंटे से कि मेरा अच्छा अब O2 आएगा, तब O2 आएगा। भैया एनोड पे कोई तो आ जाओ,
ये रिएक्शन स्लो है काफी, ये वाली नीचे वाली काफी ज्यादा स्लो है। तो ये तो हो नहीं रही, मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ और पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ, और पोटेंशियल बढ़ाता हूँ ना तो बढ़ाते बढ़ाते 36 से ऊपर पहुंच जाता है, -1.36 है तो 1.36 वोल्ट देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे हल्का सा ज्यादा देते ये फटाफट होना चालू हो जाती है। तो भैया तेल लेने जा तू, तेरा होना ना होना मेरे लिए सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तू माना कि तू कम में हो रहा है, लेकिन तू हो भी तो बहुत स्लो टाइम में रहा है, कम टाइम में रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होना तो ये चाहिए था, अलाउड तो ये था, लेकिन होता कौन है? ये, क्योंकि ये लिटिल बिट फास्टर और ये वेरी स्लो है। तो लिखो भैया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड Cl2 होता है। इसका रीजन मैं समझा देता हूं। यहां से कॉन्सेप्ट आता है ओवर वोल्टेज का। ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है यहां ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन ऑफ OH minus 2O2 at anode is thermodynamically allowed। भैया मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूं OH माइनस से O2 थर्मोडायनेमिकली पहले अलाउड थी, प्रेफर्ड यही थी, लेकिन ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये बहुत स्लो है। अब इसको कराने के लिए थोड़ा पोटेंशियल और दिया, ये तो हुई नहीं, ये होना चालू हो गई। ठीक है भैया, तो यहां ध्यान देना ऑक्सीडेशन ऑफ OH minus 2O2 at anode is thermodynamically allowed, but this reaction is kinetically very स्लो। ठीक है, इतनी स्लो है सो दैट कि मेरे को होती हुई दिखती नहीं है, और इसको कराने के लिए मैं थोड़ा और ज्यादा पोटेंशियल देने की कोशिश करता हूं, और पोटेंशियल देने में ये तो अब भी नहीं होती, ये होना चालू हो जाती है। ठीक है, टू मेक दिस रिएक्शन हैपन we provide some extra potential called क्या guys? some extra potential called over voltage which makes such a reaction more difficult to occur, और some other reactions start taking place, मतलब ये वाली होना चालू हो जाती है। ठीक है, so Cl minus 2Cl2 occur at anode। ठीक है, Cl minus 2Cl2 occur at anode, और यही फाइनल मेरा प्रोडक्ट है। तो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। -2.71 और 0 में -2.71 को 2.71 देना पड़ता, ये 0.1 था। दोनों काइनेटिक्स में ये काइनेटिक्स इसकी ठीक ठाक हो गई। यहां पर मैंने, क्योंकि यहाँ पे -1.23 था, यहाँ पे -1.36 था, अलाउड तो यही थी कि ये 1.23 देने के बाद ही ये हो जाएगी, और ये 1.36 देने के बाद, लेकिन ये बहुत स्लो थी, इतनी स्लो थी कि मैं वेट कर भी रहा था तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने पोटेंशियल बढ़ाया होना चालू। दिस इज द केस। तो अब हमारा क्या है भाई सर, आप ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे फैराडेज लॉ के बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताया। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है तो 2 मार्क्स के अंदर पेपर में पूछ जाता है, प्योरली सीबीएसई बेस पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर बात करें तो एक्वस NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, मोल्टन के क्या होते हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उनकी रिएक्शंस क्या होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास कंडक्टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।